अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं नाहिद चौधरी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शहजाद रजा। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का आज एक बहुत बड़ा जलसा था, अज़ीमुश्शान जलसा मंडी बहाउद्दीन में। और इस जलसे के हवाले से ये बताना ज़रूरी है कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था कि वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने वाले हैं और इसी कड़ी का ये आज पहला जलसा था जो मंडी बहाउद्दीन में हुआ है और इसमें बड़ी ताकत का मुजाहिरा किया गया है। अवामी ताकत इमरान खान साहब के साथ है, वो बार बार पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और आज हमने देखा इसका एक अमली तौर पर जो मुजाहिरा है वो देखने में आया है कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे मसाइल के बावजूद इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पर जो बात की, खुलकर उन्होंने सारी बात की है। इकॉनमी के हवाले से भी उन्होंने कहा। सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैं इसके हवाले से बात कर लूँ, उन्होंने कहा कि महंगाई है नो डाउट, और मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि किस तरह से आवाम को रिलीफ फराहम करना है। वो लोग जो बार बार महंगाई के हवाले से बात करते हैं या पेट्रोल की अभी कीमत बढ़ी है, तो उनको ये चाहिए, उन सहाफ़ियों को, कि वो लोगों को ये भी बताएं कि इसकी वजह क्या है। एक तो कोविड एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें पूरी दुनिया में हमें महंगाई नज़र आ रही है और 9 माह कबल उन्होंने कहा कि पेट्रोल की जो कीमत है वो $40 थी, वो कीमत अब बढ़कर $90 पर आ गई है और ये हमारे लिए मजबूरी है कि हमें जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो हैं पेट्रोलियम की, वो बढ़ानी पड़ेंगी। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को किसी तरह से रिलीफ फराहम करें और उन पर बोझ कम डालें। इसके साथ साथ जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है अपोजिशन की तरफ से कि वो आवाम के पास आना चाहते हैं, उसके साथ साथ अदम एतमाद की तहरीक भी लेकर आना चाहते हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मैं डर कर नहीं भागूंगा और मैंने भी कोर्ट का सामना किया और सादिक अमीन मुझे कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर किया। अगर ये लोग सच्चे हैं शरीफ फैमिली के हवाले से और जो बाकी जिनके केसेस चल रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो आएँ और यहाँ अदालतों का सामना करें। मैं हरगिज़ छोड़कर नहीं जाने वाला। एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उसके तहत भी आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है और मुल्क में पहली मरतबा ये हुआ है कि 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर ख़ानदान को दी गई है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो आवाम को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने उसमें बात की है और वही कि NRO के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नहीं दिया जाएगा और अगर आपने करप्शन नहीं की है तो अपने केसेस का जो है वो सामना करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको डर है PTI का, इस वजह से वो गाहे बगाहे जो है वो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं चाहती हूँ कि शहजाद आप ज़रा हमें बताइएगा। सब कहते हो कि ये पहले जो अवामी राब्ता मुहिम है उसके हवाले से ये पहला जलसा है और ये बहुत बड़ा जलसा हुआ है आज का, ये कोई छोटा जलसा नहीं था और ये इस बात का इजहार है कि अवाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ खड़ी है। ओवरऑल पहले इस जलसे के हवाले से मुझे बता दीजिएगा कि इसको आप कैसे देख रहे हैं। देखें, अपोजिशन ने गुज़िश्ता चंद माह से जो एक मुहिम चला रखी है जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद की वो बात कर रहे हैं या आपस में सियासी राब्ते और कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया जाए। तो फैसला यही हुआ कि वज़ीर आज़म को खुद निकलना चाहिए और ख़ुद निकल के जो उनके सियासी मुखालिफिन उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं या उनके खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है उसको खुद पर्सनली जवाब देना चाहिए। ये चीज़ हम जानते हैं कि अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत बड़ा जलसा था, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया, आज हो गया उसका आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो गुफ्तगू भी की, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमें ये बता दीजिएगा कि अपोजिशन जो माइंड एक बना के बैठी हुई थी कि शायद जो हम अदम एतमाद की बात कर रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब या PTI की हुकूमत जो है वो अवाम में गैर मकबूल हो गई है, तो ये तासुर तो बिल्कुल ज़ायल हो गया आज। देखिए, पाकिस्तान में अगर इस वक्त कोई पॉलिटिक्स में ब्रांड है और सिंबल है तो वो इमरान। बाकी किसी ने अपनी गलतफहमी दूर करनी है तो वो कर लें। नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, मैं उन्हें कहता हूँ कहीं पर भी इतना बड़ा जलसा करते और उनको पता चल जाएगा कि वो किस भाव दिखती है। इमरान खान के ऊपर जो ये सारी जमातें इकट्ठी भी हो जाए तो फिर भी अकेला ही इमरान खान काफी है लोगों के लिए। और ये आज फिर एक फिर साबित हुआ। मंडी बहाउद्दीन जो है ये बुनियादी तौर पे तो बड़ा छोटा शहर है, जिला है, लेकिन ये कुछ अर्सा पहले से गुजरात की तहसील और इतने छोटे से एक तहसील में डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी बहुत छोटी है उनमें इतना बड़ा जलसा होना तो खुद ही साबित करता है कि किस तरह से ये इमरान खान का जादू जो है वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सर चढ़ के बोल।
मिनिस्टर साहब, एक सवाल है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बार बार वज़ीर आज़म साहब से भी ये सवाल होता है, तो अगले इंतखाबात के लिए अभी से अगर ये राब्ता मुहिम है, ये ऑब्वियसली आपको सप्लीमेंट करेगी। हिकमत अमली क्या होगी? ख्वाहिश ये होगी कि सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी होनी चाहिए तहरीक इंसाफ को, ताकि किसी किस्म की कोई सियासी ब्लैकमेलिंग ना हो। नहीं, बड़ी कामयाबी तो यही होगी कि ऐसी मिले कामयाबी की जिसमें कि 2/3 मेजॉरिटी हो और हम जो बुनियादी इस्लाहात हैं वो कर सकें। जो जस्टिस में इस्लाहात चाहिए, जो गवर्नेंस में इस्लाहात चाहिए, उनके लिए 2/3 मेजॉरिटी अगर ना हो तो वो मुमकिन नहीं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी हो और हम ये काम कर सकें। सही। और सर, ये वज़ीर आज़म ने आज भी NRO का जिक्र किया, जनरल मुशर्रफ की मिसाल दी और कहा ये सब लोग मांग रहे हैं NRO। तो एक तरफ NRO है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एहतसाब की रफ्तार जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। इस हवाले से आपकी हुकूमत पर भी तनकीद होती है, इस बारे में सर क्या कहेंगे? हमारी अपनी भी तनकीद है कि ये अमल जो है इसको तेज होना चाहिए था और इतने ज्यादा केसेस ना होते, छोटे होते, मैं आप इतने केसेस ना पड़ता। ठीक, हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे हैं मिनिस्टर साहब। सर, अगर थोड़ी सी आप अपनी लोकेशन चेंज कर पाए। मेरा ख्याल है राब्ता हमारा बनकता हो गया, दोबारा उनको मिलाते हैं कॉल। शहजाद, अब जो बात कर रहे हैं फवाद साहब भी, ज़रा पहले तो जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने जैसे आपने NRO की बात की, उन्होंने कहा उसके हवाले से भी सेकंड किया है कि आपकी बात को। तो ओवरऑल मुझे ये बताइएगा कि ये पहला जलसा है, उसके बाद अब ये एक सिलसिला चलेगा, अब आगे भी वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, तो आप ये समझते हैं कि ये एक बेहतर, ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार होगा आवाम को बताने के लिए कि अगर इस वक्त महंगाई है तो वो किस वजह से है? क्योंकि इसमें स्पेकुलेशंस है ना, लोगों को मालूम नहीं होता। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जिसमें चौधरी फवाद साहब भी शामिल हैं, अब इनका ताल्लुक एक जेलम के बहुत बड़े सियासी खानवादे से है। इन्होंने सियासी आदमी हैं, इन्होंने वहाँ पे अपना एक पूरा एक सिस्टम है इनका, और हाल ही में इन्होंने अपने इलाके के लिए कई बजट्स भी लिए हैं जो सियासी तौर पर भी इनको फ़ायदा देंगे। इशू इसके हर शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यकीनन वो लॉयल होगा वज़ीर आज़म साहब के साथ, उसकी अपनी भी एक पॉलिटिकल वेट होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि शायद वो मरून मिन्नत हैं वज़ीर आज़म या तहरीक इंसाफ के कि उनके बिहाफ पे वो वहाँ पे आएँ और इस तरीके से सारा चलाएं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि अगर उनको तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिले शायद वो कामयाबी हासिल ना कर सकें। सो एक तरफ तो ये जलसे का मकसद ये है कि वो सियासी मुखालफीन और उन सारी अदम एतमाद और एक मोमेंटम बन रहा है उसको रोका जाए, उसको ब्रेक किया जाए। और सेकेंडली जो PTI के ऐसे रहनुमा हैं जो यहाँ पे आपको वीकनेस नजर आती है, उस चीज़ को सप्लीमेंट करें। यानी कि अगर किसी इलाके में वज़ीर आज़म जाता है और वहाँ पे उस इलाके में बात करता है लोगों से, एक सियासी अपना नैरेटिव लेके चलता है, सो ऑब्वियसली ये वहाँ के इलाके में जिसने इंतखाब लड़ना है सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का, उसके लिए बड़ा एक अच्छा आप समझ लें शगुन होता है कि उसकी एक कैंपेन के तौर पे चल पड़ती है। तो फैसला यही हुआ कि वज़ीर आज़म को खुद निकलना चाहिए। अब खुद निकलने के बाद उन्हें वो जवाब देने हैं, उन्होंने बात करनी है, उन्होंने जो भी सारी अपोजिशन इस वक्त एक हिकमत अमली के तहत चल रही है उसको निगेट करना है। आप ये चीज़ ज़रूर में रखें कि वज़ीर आज़म किसी भी मुल्क का हो, कोई आम आदमी नहीं होता, उसने 10 चीज़ें देखनी है, सारी मिनिस्ट्रीज पे उसने नज़र रखनी है, मुल्क की मईशत पे बात करनी है, उसने खारजा पॉलिसी को अपना देखना है, उसने मुल्क के दिफा को देखना है। सो इस सारी सूरत हाल में से वक्त निकाल के अगर कोई पूरे दिन जलसा गुजारेगा, सियासी बात करेगा, सो ऑब्वियसली उस काम के ऊपर उसकी निगाह उस तरीके से नहीं होगी। तो ये मुश्किल फैसला है, लेकिन क्योंकि एक सियासी निज़ाम है, एक स्ट्रेटजी है, एक अच्छी स्ट्रेटजी है, तो ये लाज़मी है कि करना इस वक्त बड़ा जी। और इसमें उन्होंने एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी शहजाद बात की थी, हम इस हवाले से मजीद बात भी कर लेते हैं। नाज़रीन, कल भी एक इसी के हवाले से एहसास प्रोग्राम की जब हम बात करें, राशन रायत प्रोग्राम का कल इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब खुद इसका इफ्तिताह करेंगे, किसी किराना स्टोर पे जाएंगे, यूटिलिटी स्टोर पर, और वहाँ पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। इसकी मजीद तफसीलात क्या होंगी इस प्रोग्राम के हवाले से हम ज़रा थोड़ा सा कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। शहजाद, मैं बता दूँ कुछ लोगों को इस हवाले से कि पंजाब, GB और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है इसकी हुकूमतें इसमें ऑन बोर्ड है। इस प्रोग्राम के तहत जो एहसास राशन रायत प्रोग्राम है, और इसमें 3 जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन पर 30% आपको
आपको रियायत दी जाएगी। वो लोग जो मुस्तहिक हैं वो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, और इसके हवाले से नेशनल बैंक और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम और प्लस नादरा का जो सिस्टम है, ये सारे ऑन बोर्ड हैं, और इसमें आपको मालूम हो पाएगा कि जो लोग वाकई ज़रूरतमंद हैं उनको किस तरह से आपने हेल्प आउट करना है। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। अगर एहसास प्रोग्राम की बात करें, मेरे साथ सैनिटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा जो है वो एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जब तक डॉक्टर साहिबा से राब्ता नहीं होता, शहजाद मुझे आप जी 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 मैं आपको सुन पा रही हूँ। डॉक्टर साहिबा, एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है कल जिसका आगाज़ आप लोग करने जा रहे हैं, ज़रा खुद आप हमें बता दीजिएगा इसकी डिटेल्स, इसके जो अहम फीचर्स हैं, किस तरह से लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, कितने लोगों को फ़ायदा होगा, और कौन कौन सी वो कमोडिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप उन्हें रियायत देने जा रहे हैं। ठीक है, जो एहसास राशन रियायत प्रोग्राम है, इसकी काबीना ने मंजूरी नवंबर में दी थी, और तब से हम बड़ी तेज़ी से इसकी अमल दरामद करने पे काम कर रहे हैं, और अब सब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ये जो है प्रोग्राम, ये 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए है जी। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, जो 2 सूबाई हुकूमतें और 2 AJK और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं, वो 65% फिस्कल शेयरिंग फार्मूला के तहत इसको फंड कर रही हैं। और इस प्रोग्राम में 30% रियायत मिलेगी महाना 3 चीज़ों पे, आटे पे, दालों पे और घी या पकाने के तेल पे। 2 करोड़ खानदानों की जो निशानदेही है वो जो एहसास का नया सर्वे है उसके थ्रू की जा रही है। हमने जो रजिस्ट्रेशन का जो मरहला था वो किराना दुकानों के लिए अलहदा खोला था। और ये दिसंबर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया था, और लोगों से हमने ये कहा था कि वो 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। ठीक है। और इसके बाद जांच पड़ताल का मरहला शुरू हुआ था, मुस्तहिक खानदानों के लिए अलहदा और किराना मालिकान के लिए अलहदा। और अब पिछले 3 हफ्ते से ये जो प्रोग्राम है ये डिप्लॉयड है, ये नेशनली डिप्लॉयड है। फर्क सिर्फ ये है कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोविंसेस हैं, यानी कि बलूचिस्तान और सिंध, वहां पे सिर्फ फेडरल शेयर ऑफ सब्सिडी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और बाकी जो 2 रीजन्स हैं और 2 प्रोविंसेस हैं वहां पे सब्सिडी की अमाउंट ज्यादा है, यानी कि 1000 रुपए फी खानदान फी माह। तो प्रोग्राम इंक्रीमेंटली स्केल अप हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा पिछले 3 हफ्ते से ये रोलिंग है, और कल इसका बाकायदा इजरा जो है वज़ीर आज़म साहब करेंगे। ठीक है, शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे ज़रूर सवाल करेंगे। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहिबा कि इसमें ये जो किराना एजेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ इंसेंटिव आप लोगों ने रखे हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से अगर आप हमें बता पाएँ, और ओवरऑल कितना बजट एलोकेट किया गया है इस प्रोग्राम के लिए। ये जो किराना मालिकान है उनका इस प्रोग्राम में बहुत एक कलीदी रोल है। ये प्रोग्राम जो है ये 2 साइट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक तो यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू और एक किराना दुकानों के थ्रू। तो किराना दुकानों के लिए इसमें 8% कमीशन है सब्सिडी की प्रोसेसिंग पे। इसके अलावा उनके लिए हर 3 महीने बाद कीमती इनामात होंगे, गाड़ियां, उम्रे के टिकट, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन वगैरह। और ये इतना जो ज्यादा जो कमीशन की सम रखी गई है और इनामात रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा किराना दुकानें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और हुकूमत की मदद करें कि इस टाइम पे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। इसका पूरा बजट इस वक्त 106 अरब है। और इंक्रीमेंटली ये प्रोग्राम स्केल अप हो रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप अगर करियाना दुकान इस्लामाबाद या रावलपिंडी में ये एसेंशियल कमोडिटीज़ आप ख़रीदते हैं, सो उनके नर्ख कहीं ज़्यादा हैं कि अगर कोई शख्स वहाँ पे होलसेल मार्केट में, गंज मंडी में या नरकारी बाज़ार से ख़रीदेगा। सो ये खाली करियाना दुकानों पे है कि, या क्या ये बेहतर ना होता कि अगर आप होलसेलर या डीलर के पास ये लेके चले जाते और मज़ीद फ़ायदा हो जाता आवाम को उसका? देखिए, ये प्रोग्राम हमने इस तरह डिजाइन किया है कि गवर्नमेंट जो है वो पर यूनिट
केजी दाल पे 55 रुपए सब्सिडी दे रही है, पर केजी आटे पे 22 रुपए सब्सिडी दे रही है, और पर केजी या लीटर तेल या घी के ऊपर 105 रुपए सब्सिडी दे रही है। अब किराना से जो ग्राहक है वो कौन सा तेल लेगा, कौन सी दाल लेगा, कौन सा आटा लेगा, ये इस प्रोग्राम डिजाइन में शामिल नहीं है। हमारी जो 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 टेक्नोलॉजी है यूटिलिटी स्टोर पर हार्डवेयर के ऊपर और जो किराना के पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, उसमें जो एक प्राइस है वो एक रेंज के अंदर वो सेट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमने बड़े एहतियात से, बड़े गौर गौश के बाद डिजाइन किया है, क्योंकि जब आप सप्लाई चेन के थ्रू सब्सिडी देते हैं और जब आप कमोडिटी इन काइंड देते हैं तो उसमें करप्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें जो क्वालिटी का जो आर्बिट्राज होता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो सब्सिडी का निजाम है, इसमें बदनवानी को रोकना कदरे आसान होता है। सही, इसलिए इसको इस डिजाइन में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। एक सवाल और जी, अगर जी, नहीं जी, आपकी sure। इजाज़त से डॉक्टर साहबा, ये जो प्रोग्राम है अब इसकी जो आउटरीच है उसको आप कैसे देखती हैं कि शहरों में बनिस्बत ज़रा बेहतर लोग रहते हैं, उनकी ज़राए आमदन बेहतर है देहाती इलाकों या रूरल एरिया के निस्बत, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी आपने कोई सही कर लिया है? किस तरीके से करेंगे, किन एरियाज़ को, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को फोकस करेंगे? देखिए जी, हमारे जो एहसास के जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो टारगेटेड होते हैं, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी बॉटम अप डिटरमिन होती है। तो इसमें क्योंकि 2 करोड़ खानदान इसमें 2 करोड़ खानदान एलिजिबल हैं, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान की 53% आबादी जो इससे मुस्तफीद होगी। अब इसमें कोई हमने कोटे नहीं रखे हुए कि रूरल इतना कोटा है और अर्बन इतना कोटा है और फलां प्रोविंसेस का इतना कोटा है, फलां रीजन का इतना कोटा है। इसमें जैसे जैसे लोग डिमांड करेंगे सब्सिडी, वैसे वैसे हम उनकी जांच पड़ताल करके अपने सर्वे डेटा से चेक करके उनको एलिजिबल डिक्लेयर कर देंगे। तो अभी भी जो कल हम रिजल्ट शो करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि रजिस्ट्रेशंस कितनी आई हैं और कौन सा एरिया ज्यादा एक्टिव है, उसमें कुछ शहर हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही हैं जी, वहां से हमें रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही हैं। हो सकता है कि वहां पर हमारे इश्तेहार केबल पे ज्यादा चले हों, लोगों ने ज्यादा, वहां का डीसी ज्यादा एक्टिव हो, तो इसमें कोटे नहीं रखे गए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबिलाइज हों। और दोबारा मैं कहना चाहती हूँ कि ये एलिजिबिलिटी की बुनियाद पे ये तयन होगा कि कौन इससे मुस्तफीद हो सकता है। और आपको तो आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि हमारा एहसास का कौमी सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हाल ही में पाए तकमील को पहुंचा है। तो अब हम काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि जो अपने खास आई मीन नॉट ओनली एहसास राशन रियायत बट बाकी भी जो तमाम एहसास के प्रोग्राम है उसमें भी टारगेटिंग में ज्यादा से ज्यादा हम प्रिसिजन से टारगेटिंग करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने वैसे पहले खुद भी हमें बता दिया कि इसको हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर चलना चाह रहे हैं। एक तो एहसास राशन रायत इस प्रोग्राम के हवाले से भी, और अगर ओवरऑल भी आप हमें थोड़ा सा बता पाएँ कि जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं कितने % आप ये समझती हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हैं, आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, जो एफर्ट्स आपकी हैं वो उसमें कामयाब हुई हैं? वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बेहद कामयाब किस्म का प्रोग्राम है और इंटरनेशनली भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी अपनी इनपुट दे दीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो एहसास प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमने इदारों की गवर्नेंस पे बहुत जोर दिया है। आपको याद होगा कि जब एहसास पहले शुरू हुआ था तो प्रोग्राम ज्यादा सामने नहीं आए थे क्योंकि हम गवर्नेंस पे फोकस कर रहे थे। इदारों में करप्शन की रोकथाम, जो लॉ में लिखा गया उसके मुताबिक बोर्ड्स को कन्वीन करना, बोर्ड्स की सब कमेटीज को कन्वीन करना, डिसीजन ट्रांसपेरेंटली करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, रिस्क कंप्लायंस, ऑडिट, फाइनेंशियल कंट्रोल, IT सिस्टम टाइटनिंग, ये तमाम चीजें जो हैं पहले हमने इस पे बहुत फोकस किया। और बल्कि अभी हमारी एक बड़ी एक अहम रिपोर्ट भी पार्लियामेंट को जा रही है जिसमें उस तमाम रिफॉर्म्स का, गवर्नेंस रिफॉर्म्स का जिक्र है जो कि प्रोग्राम्स की फाउंडेशन बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर हमने डिस्क्रेशन को हटाने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए, ह्यूमन इंटरफेरेंस को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन पे इन्हिसार किया और अपने तमाम प्रोसेसेस को डिजिटाइज किया।
उसके बाद मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर किया, एक हमारी गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी पॉलिसी है, उस पर अमल दरामद इदारों को करवाया, गवर्नेंस ऑब्जर्वेटरी बनाई, उससे छोटी छोटी चीजें हम मॉनिटर करते हैं। तो लेयर बाय लेयर जो हमारे गवर्नेंस की जो पैरामीटर्स हैं, लेयर बाय लेयर डिजिटाइजेशन, प्रोसेस डिजिटाइजेशन का जो अमल है, फिर नया डेटा हमने जो है उसको कलेक्ट करने का प्रोसेस, 3 साल हमें लगे नया सर्वे कंप्लीट करने का। फिर हमने डेटा एनालिटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस में डिजिटल का बहुत इंटरप्ले है जी। तो आपको याद होगा वो 8,20,000 जो लोग पहले एग्जिट हुए थे, वो एक हल्की सी झलक थी। हम बतदरीज अपने सिस्टम्स को में डिजिटाइजेशन और डेटा का जो अमल दखल है उसको ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। और इसके साथ सारे जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हम एक पूरा वॉर गेमिंग करते हैं कि जी ये जो एहसास राशन रियायत डिजाइन हो रहा है, इसमें करप्शन किस तरह से हो सकती है, कौन कौन सा एक्टर इसमें किस तरह से स्विच कर सकता है जी। और फिर हम उसकी कंट्रोल बिल्ड करते हैं। तो गवर्नेंस, डेटा, डिजिटाइजेशन और डिजाइन लेवल, हर तरह से हम कंट्रोल बिल्ड करते हैं, मगर ग्राउंड पे वजनवान अनासर बहुत होते हैं बिल्कुल। और वो सारे वक्त मुतहर्रिक होते हैं कि जी साइबर अटैक्स करें, लोगों से कटौतियां करें, कोई करप्शन का रास्ता निकालें। तो कॉन्स्टेंटली फिर हम ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट नहीं बट प्यूनिटिव एस्पेक्ट में भी हम काफी प्रोएक्टिव होते हैं FIA के साथ, पुलिस के साथ। जी डॉक्टर साहबा, ये तो यकीनन आप ये भी बताइएगा कि ये इस किस्म की जो इंतज़ामी इश्यूज़ हैं या लोअर लेवल पे करप्शन है, इसको रोकने के लिए इकदाम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जो मेरा सवाल है, अभी आपने एक टर्म यूज़ की वॉर गेमिंग करते हैं, तो यकीनन आप फ्यूचर सिनेरियोज भी इस पे देखते होंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कोई अच्छा काम भी एक हुकूमत करे और अगर कोई हुकूमत तब्दील हो जाए तो उस काम को या तो बंद कर देते हैं या बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। अगर ये आगे इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आती है फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या ऐसे सेफ्टी वॉल्व इन प्लेस हैं कि अगर कोई हुकूमत चेंज भी हो तो ये बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये चलते रहें, इनकी कंटिन्यूटी रहे, इसके हवाले से आपने एक स्ट्रैटेजी कोई बनाई हुई है? देखिए जी, सबसे अहम बात तो ये है कि प्रोग्राम जब रिजल्ट डिलीवर करता है तो पब्लिक डिमांड होती है। बिल्कुल। आज आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी चौकीदार से पूछ लें, रेस्टोरेंट के वेटर से पूछ लें, आप किसी भी अम्मा से पूछ लें, एवरीबडी विल टेल यू कि या वो खुद एहसास के रेसिपिएंट होंगे या वो किसी को जानेंगे कि वो एहसास के रेसिपिएंट है। हर कोई ये जानता है कि एहसास के सिस्टम में आपको किसी के पास जाके सिफारिश नहीं करानी होती, आपको डिजिटल मीन्स से एप्लीकेशन देनी होती हैं और आपको SMS पे रिजल्ट आता है कि जी आप जाके पैसे ले लें या स्कॉलरशिप ले लें या बच्चों का वजीफा ले लें या लोन ले लें। तो आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है कि एहसास का सिस्टम एपॉलिटिकल है, एहसास का सिस्टम पूरी एक मुखलिस कोशिश है कि वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंट हो, वो अकरबा परवरी उसमें ना हो जी। तो मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक डिमांड जो है ये बहुत अहम है। ठीक है, इसको खत्म करना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, अब हुकूमती वज़रा पे बड़ी तनकीद होती है, आप भी देखती होंगी, लेकिन इसकी क्या वजह है कि आपके काम के हवाले से या उस हवाले से कोई तनकीद अपोजिशन नहीं करती? तो इसकी कोई वजह आपने कभी सोची कि क्या वजह है? देखिए जी, मुझे इस किस्म की चीज़ों का तो कभी सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो काम में इतनी बिजी होती हूँ, तो वाकई मैंने इस किस्म की चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं। ठीक है, आपकी इस मसरूफियत की वजह से ही मेरा ख्याल है, जिस तरह से आप काम कर रही हैं, इसी वजह से किसी को मौका नहीं मिल पाता। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक और बहुत अहम टॉपिक है, उस पर हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम सानिया निश्तर साहिबा से बात कर रहे थे। एहसास प्रोग्राम के तहत जो नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में। अब वज़ीर आज़म साहब ने आज जब स्पीच की है जलसे में, तो उन्होंने जिक्र किया है हेल्थ इंश्योरेंस का कि मुल्क में हर ख़ानदान को 10 लाख की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आवाम को इतना बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। इसी हवाले से एक तकरीब आज गिलगित बल्तिस्तान में भी थी, इस कर्दू में तकरीब हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के भी तमाम ख़ानदान जो हैं उनके लिए सेहत इंसाफ कार्ड की सर्विसेज जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। उससे पहले ये पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, KPK में तो सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ था, और थरपारकर के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी इसका आगाज़ कर दिया गया है, और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, लोगों का इलाज भी हो रहा है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है। इस सारे प्रोग्राम के तहत जो इसको देख रहे हैं CEO हैं अरशद कायम खानी साहब कौमी सेहत कार्ड के, वो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मजीद डिटेल्स जो हैं वो हम अरशद कायम खानी साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नाहिद। जी अरशद साहब, सर मुझे बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वही क्राइटेरिया जो पूरे मुल्क में है वही गिलगित बल्तिस्तान में है। 2 लाख की आबादी जो है वो इससे अब मुस्तफ़ीद होने जा रही है। मैं चाहूँगी कि ज़रा इसके फीचर्स आप ख़ुद हमें बता दें। हम तो गाहे बगाहे इसके हवाले से बात करते रहते हैं। आवाम की अवेयरनेस के लिए मैं चाहूँगी कि एक मरतबा फिर आप ज़रा बता दीजिएगा, दोहरा दीजिएगा इसको। जी नाहिद, शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि ये कौमी सेहत कार्ड एक कौम के लिए है, एक ही क्राइटेरिया है, एक ही इसका तरीका है, एक ही बेनिफिट पैकेज है। और ये कौमी सेहत कार्ड कौमी शनाख्ती कार्ड की तरह, कौमी तराने की तरह, कौमी झंडे की तरह इस कौम को एक लड़ी में पिरो रहा है कि तमाम वो शहरी जो पाकिस्तान के हैं, अब गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए भी इस कार्ड का इजरा कर दिया गया है। इसमें कोई तफरीक नहीं रखी गई, न रंग की, न नस्ल की, न ज़ुबान की, न फ़िरके की। हर वो शहरी, हर वो गिलगित बल्तिस्तान का बाशिंदा जिसके पास नादरा का जारी करदा कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, या अगर बच्चा है तो बेफाम मौजूद है, तो वो कौमी सेहत कार्ड के तहत इलाज का मुस्तहिक है और वो ये इलाज करवा सकता है। आज के दिन एक तारीख़ी अहमियत इस हवाले से है कि कोई तकरीबन 3 लाख ख़ानदान जो इस GB के अंदर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ख़ानदान हैं, तकरीबन 2.25 मिलियन की आबादी जो है इस 100% स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन गई है। अब हमारे किसी गिलगित बल्तिस्तानी बहन भाई को इलाज के लिए कम से कम पैसे ना होने की वजह से किसी किस्म की बेबसी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और वो 850 से ज़्यादा तमाम पैनल अस्पतालों में जो पाकिस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं, वहाँ जाके इलाज की सहूलत हासिल करना बहुत आसान हो गया है।
अरशद साहब, एक सवाल है, वो ये 13 फरवरी को पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक बात की। उन्होंने कहा कि जी ये आउटडोर जो पेशेंट फैसिलिटी OPD जिसे हम कहते हैं, ये भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब आप मेरे शो में आए थे तो हमसे यही बात हुई थी, आपने कहा जब एडमिट होंगे तब ये कार्ड एप्लीकेबल होगा। तो ये आउटडोर OPD वाली जो फैसिलिटियों की मेजॉरिटी जो है वो OPD इस्तेमाल करती है और ज़्यादा से ज़्यादा वही केसेस होते हैं। सो इस पर ज़रा बता दीजिएगा, कोई डेट है, कोई टाइम है, किस तरीके से इसको आप इंक्लूड करेंगे? अर्शद पे गुजारिश ये कि कौमी सेहत कार्ड, जैसे उस दिन भी हमारी बात हुई थी, कि बुनियादी तौर पर हस्पताल के दाखिले की सूरत में इलाज की सहूलियात मुहैया करता है। अगरचे OPD भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोगों को बड़े मसाइल हैं OPD के हवाले से भी, ख़ास तौर पे जो मुआशरे के गरीब तरीन तबकात हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बनज़र गायर देखा जाए चीज़ों को, OPD में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में यकीनन तकलीफ़ तो होती है, लेकिन अखराजात की साइज़ इतनी बड़ी नहीं होती। हर गरीब आदमी, दरमियाना किस्म का और अमीर आदमी किसी न किसी तरीके से अपने महल्ले के डॉक्टर से, करीबी अस्पताल से, क्लिनिक से कुछ ना कुछ ले दे के गुजारा कर लेता है। लेकिन जहाँ अस्पताल में दाखिले के हंगामी अखराजात का मामला आ जाए तो अच्छे भले आपके जैसे, मेरे जैसे आदमी को भी बड़ी मुश्किल दरपेश होती है। उसी के लिए कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया गया है। हैविंग सेड दैट, हमने WHO के ताउन से इस्लामाबाद की चंद मुंतखब यूनियन काउंसिल्स के अंदर OPD का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल सितंबर में शुरू किया है। ये 1 साल का प्रोजेक्ट है। अब इस साल के अक्टूबर तक इस रिसर्च स्टडी के नताइज आएंगे। डॉक्टर यास्मीन साहबा बिल्कुल ठीक कह रही थी, जब इसके नताइज सामने आएंगे उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और जो बाकी सूबे हैं वो इसके बारे में फ़ैसला करेंगे कि किस तरीके से नताइज की रोशनी में OPD को आने वाले दिनों में कौमी सेहत कार्ड के बेनिफिट पैकेज का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है अरशद साहब, सर ये बताइएगा कि इसमें आपने शामिल किया है पूरे पाकिस्तान के लोग, इसमें शामिल हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, जो माजूर लोग हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। अभी भी लोगों के को इस हवाले से थोड़ा सा भाम है, लोग पूछते हैं कि हमने किस तरह से इसका हिस्सा बनना, या हमें एक स्पेशल कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा या हमारा जो ID कार्ड है उसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा हेल्थ कार्ड में। ज़रा इस हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा लोगों को वाजे कर दीजिएगा कि किस तरह से आगे होगा। और ओवरऑल एक ख़ानदान के लिए 10 लाख की बात हो रही है। अगर खुदा न खासा ज़्यादा लोगों को, एक फैमिली के लोगों को ज़रूरत पेश आती है तो क्या उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा इसमें? मैं आपके पहले साहब जी आते हुए देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ अवेयरनेस टूल है। हमने पाकिस्तानी शहरियों की तमाम पाकिस्तानी शहरियों बहन भाइयों के आसानी के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को ही अब कौमी सेहत कार्ड में तब्दील कर दिया है। तो हर वो शहरी जिन इलाकों में कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया गया है, जिनके पास नादरा का जारी करदा कौमी सेहत कार्ड मौजूद है, अब वही उनका कौमी हेल्थ कार्ड है या कौमी सेहत कार्ड है। उसे ही दिखाकर किसी भी पैनल अस्पताल में जाके सेहत कार्ड काउंटर पर पेश करके अपने किसी प्यारे के लिए बीमारी का इलाज करवाया जा सकता है। जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है कि एक ख़ानदान के लिए इस कौमी सेहत कार्ड में तकरीबन 10 लाख रुपए का बेनिफिट पैकेज रखा गया है, मुख्तलिफ मदों में, सेकेंडरी केयर के लिए भी और टर्शरी केयर के लिए भी। अगर खुदा न खास्ता किसी ख़ानदान को ज़्यादा इलाज करवाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो उस सूरत में क्या होगा। तो मैं गुजारिश करता चलूँ आपकी प्रोत्साहत से, अपने बहन भाइयों को ये बात बता दूँ कि देखिए, जो हमारे कौमी सेहत कार्ड के 10 लाख का जो बेनिफिट पैकेज है, ये असल में 10 लाख का नहीं है। इसका परचेजिंग पावर तकरीबन 30 लाख रुपए का है। इसकी मिसाल यूँ लीजिए, सादा अल्फाजों में, अगर कोई भी शख्स, मैं और आप, किसी प्राइवेट हस्पताल में जाके खुदा न खास्ता कोई कार्डिक बाईपास करवाएं तो वो एक कार्डिक बाईपास को 10 से 12 लाख रुपए का पड़ेगा। लेकिन जब हम कौमी सेहत कार्ड के जरिए जाते हैं, वो किसी एक ख़ानदान को खुदा न खास्ता एक से ज़ायद भी अगर कार्डिक बाईपास की ज़रूरत पड़े तो तकरीबन 2 से 3 कार्डिक बाईपास इसी कौमी सेहत कार्ड के जरिए हो सकते हैं। और इस बेनिफिट पैकेज में ख़ास तौर पे हमने एक्सीज ऑफ लॉस कवरेज की एक्स्ट्रा बेनिफिट लेयर भी रखी है। उसके अलावा एक रिजर्व फंड भी क्रिएट कर दिया है कि खुदा न खास्ता कुछ एक्सट्रीम केसेस में, शायद वो 1% हों या इससे भी कम हों, अगर ज़्यादा ज़रूरत पेश आए तो मुनासिब ख्याल करके हुकूमत पाकिस्तान
उस शहरी को उस इलाज की ज़रूरत मुहैया करेगी जब तक कि उसका इलाज मुकम्मल ना हो जाए। आपको याद होगा एक ज़माने में वकला मूवमेंट में एतजाज़ हसन साहब की नज़म मुझे हमेशा याद आती है कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो इस कौमी सेहत कार्ड के मामले में रियासत वाकई माँ के जैसी है, और जब तक उस शहरी का इलाज मुकम्मल नहीं हो जाएगा तो अखराजात जहाँ तक भी पहुँचें तो इंशाअल्लाह उसका इलाज की सहूलत जारी की जाएगी। और इसके लिए हमें स्पेशल अप्रूवल भी लेनी पड़ी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी से, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी अरशद साहब, अगर किसी शख्स का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ना हो तो क्या ये सेहत कार्ड फैसिलिटेट कर सकता है उसे, या हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है? अगर मुमकिन ना हो कि उसका इलाज किसी बैरून मुल्क में होना है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? शादाब भाई, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त ये सहूलत दस्तियाब नहीं है। इस वक्त ये सहूलत पाकिस्तान के अंदर इलाज की सहूलियात मुहैया करती है। तकरीबन जैसे मैंने गुजारिश की 900 साढ़े 900 अस्पतालों में ये मौजूद हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है और हम आगे लर्निंग कर्व पे जाते हैं और इस किस्म की कोई चीज़ें अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के नोटिस में आती हैं उन पर गौर किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त इस्लाम में जब हमारी बात हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान की हुदूद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस प्रोग्राम के जो पैनल अस्पताल हैं वहाँ ये इलाज की सहूलियत हासिल की जा सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है ये बहुत ही कैपेबल है और यहाँ 99.9% चीज़ों का इलाज मुमकिन है। ठीक है। अच्छा अरशद साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर हम देखें, आपने जिस तरह से बताया कि 10 लाख और अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी परचेजिंग पावर जो है वो 25-30 लाख भी है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है। अब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पैनल पर मौजूद हैं। एक चीज़ मुझे ये समझाइए कि कैसे मेक श्योर करेंगे, एक इसमें टेस्ट वगैरह शायद शामिल नहीं है, ये हमें बता दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत बड़ी एक अमाउंट जो है वो टेस्ट करवाने में और वो लेबॉर्ट्रीज़ की ही नज़र हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है बदकिस्मती से वो बहुत ही बुरा है कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के साथ जो उनकी अपनी लैब्स होती हैं वो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। इसको कैसे आप लोग मेक श्योर करेंगे, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि सही जगह पर जो है वो पैसा जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? और पिछले दिनों कुछ थोड़ी बहुत शिकायत भी लोगों को नज़र आई। वैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि 98% लोग जो हैं वो इससे सेटिस्फाई हैं, 2% लोग होंगे शायद जिनको कोई थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना होगा। ये इन चीज़ों को ज़रा आप क्लियर कर दीजिए। नाहिद, मैं तुम्हें गुजारिश करूँ कि 500 नहीं है, तकरीबन 950 अस्पताल हैं पाकिस्तान भर में। इसमें 70% निजी हॉस्पिटल हैं इस वक्त और तकरीबन 30% जो है सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। और बिल्कुल मेरा ख्याल है डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने दुरुस्त कहा कि तकरीबन जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट है इस्लाम में तकरीबन कोई 98% है। यकीनन हम इट्स नॉट ए परफेक्ट वर्ल्ड, हमारा निज़ाम भी परफेक्ट नहीं है, ना ये प्रोग्राम परफेक्ट है। दुनिया भर में कोई भी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम अमेरिका से लेके आप बरतानिया तक ले लीजिए, NHS UK की बात कीजिए, वहाँ भी तकरीबन 15 से 20% कोई इश्यूज डिससेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, फ्रॉड, अब्यूज, इन सब चीज़ों के होते हैं। और यकीनन हमें भी टीदिंग प्रॉब्लम्स भी आएंगे, इस सूरत हाल का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे नोटिस में आता है ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं, आपको पता है। हम उन अस्पतालों के ख़िलाफ़, उन अमले के ख़िलाफ़, चाहे वो अमला किसी से भी मुतालिक हो, इंश्योरेंस कंपनी से मुतालिक हो, अस्पताल से मुतालिक हो, हम उसे कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल बना दिया जाए ताकि और कोई आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस प्रोग्राम में किसी ख़राबी न पैदा कर सके, जिससे आम शहरियों के लिए या इस प्रोग्राम के लिए किसी मुश्किल का सामना हमें करना पड़े, बहैसियत कौम भी और बहैसियत हुकूमत भी। अच्छा सर, ये आपने इस्लामाबाद में तकरीबन 14 हस्पताल जो हैं इस लिस्ट में हैं शामिल के, जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो एक तो ये कि ये आप लोगों ने इनको सिलेक्ट किया है, क्या क्राइटेरिया आपने रखा है कि उधर इलाज क्या हो रहा है, तो ये हस्पतालों को फाइनल जो है ये लिस्ट जो बनी है ये ज़रा सा थोड़ा बता दीजिएगा आपकी इनपुट कितनी है। और सेकेंडली जनरल मुशर्रफ के दौर में एक स्कैंडल आया था, वो ये कि मेडिकल के बिलों के नाम पे वहाँ से कुछ और ख़रीदारी कर दी जाती थी कि दवाइयों के बदले कुछ परफ्यूम्स ले लिए, बड़ा मशहूर एक स्कैंडल था। सो अब इसके मिस यूज़ को रोकने के लिए आपने कौन से ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म इन प्लेस किए हैं कि कोई जाए अपने इलाज की खातिर वहाँ पर दिखाए, लेकिन ये कि अस्पताल इंतज़ामिया से मिल जाए, मतलब ये इसका एक खदशा रहता है, तो यकीनन इस पर भी आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी कुछ 14-15 हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आइंदा आने वाले दिनों में और भी इसमें इजाफा किया जाएगा।
क्योंकि 1000 पॉइंट्स पे मुश्तमिल एक बहुत ही साइंटिफिक किस्म का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हॉस्पिटल इम्पेनलमेंट क्राइटेरिया है, जिस पे हर अस्पताल को, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उसे जांचा जाता है। उस असेसमेंट के बाद ये फैसला किया जाता है कि हॉस्पिटल जो है इम्पेनल होने के काबिल है कि नहीं, और अगर है तो किस कैटेगरी में इसको आना चाहिए। और ये इतना ट्रांसपेरेंट रखा गया है कि कोई भी अस्पताल जो इसमें प्रोग्राम में शामिल होने का उम्मीदवार हो, वो खुद भी अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। दूसरी बात जो आपने कही कि हाँ, ऐसा बिल्कुल ठीक कहा शहजाद साहब आपने कि सेहत का कोई भी प्रोग्राम हो, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें फ्रॉड का, अब्यूज़ का चांस हमेशा रहता है। आपने पिछले दौर का जिक्र किया परवेज़ मुशर्रफ साहब का। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की बात नहीं, हर दौर के अंदर ही जहाँ भी इस किस्म के मामलात होते हैं, ख़राबियाँ पैदा होने का अंदेशा होता है, लोग इस किस्म के चीज़ों में पेचीदगियाँ, ख़राबियाँ पैदा करते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के हर पैनल अस्पताल में, दुनिया के अंदर ये कहीं नहीं होता, हमने हर पैनल अस्पताल में एक सेहत कार्ड काउंटर बनाया है, जहाँ कोई भी शहरी रिपोर्ट करेगा तो पहले तो ये इस बात की तस्दीक की जाएगी कि ये साहब जो शहजाद साहब अगर हॉस्पिटल काउंटर पर तशरीफ़ लेकर आए हैं या उनके कोई फैमिली मेम्बर हैं, तो क्या ये वही हैं। बायोमेट्रिक निज़ाम के ज़रिए या नादरा के निज़ाम के ज़रिए उसकी तस्दीक की जाएगी, और उसके बाद एक डॉक्टर जो होगा अस्पताल का, इंडिपेंडेंट डॉक्टर, वो ये फैसला करेगा कि आया उन्हें अस्पताल में दाखिले के इलाज की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो कौन से इलाज की ज़रूरत है। तीसरी बात जो नाहिद साहबा ने भी अपने पिछले सवाल में की थी और अब आपने भी फरमाई है, हमने भी लर्निंग कर्व से गुजर के ये सीखा है। हमने भी पहले जो अस्पतालों में पेमेंट का जो निज़ाम रखा था, वो फ़ी फॉर सर्विस रखा था। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अस्पताल कोशिश करते थे कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक अस्पताल में रखा जाए ताकि उनका बिल ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। जब हमने बाकी इंटरनेशनल वर्ल्ड की तरह हमने भी हॉस्पिटल टैरिफ पैकेजेस बना दिए हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को अपेंडिक्टोमी का मसला है, तो अब अपेंडिक्टोमी का एक फ़िक्स पैकेज है, अस्पताल उसको ज़्यादा रखे या कम रखे, उसकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं होने वाला। तो हमने अस्पतालों को तमाम, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, अपेंडिक्टोमी हो, कार्डियोलॉजी का कोई केस हो, न्यूरोलॉजी का कोई केस हो, उन सब के हमने फिक्स पैकेज बना दिए हैं आलमी मयार के मुताबिक। अब अस्पताल के लिए उसको लंबा करना, उसके अंदर कोई मजीद गड़बड़ करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर हर पेशेंट जो एडमिट होता है उसे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर विजिट करता है, उसके बाद PMO विजिट करता है, मिनिस्ट्री की खुसूसी टीमें उन्हें विजिट करती हैं। इवन अस्पताल के डिस्चार्ज के 7 से 10 दिन बाद हमने खसूसी इंतज़ाम किया है, नादरा के थर्ड पार्टी कॉल सेंटर के जरिए कॉल किया जाता है, जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, क्या आपने इलाज करवाया था? क्या उस अस्पताल में आपके साथ किसी ने कोई ख़राब रवैये का मुजाहरा तो नहीं किया था? अगर आपने हाँ कहा तो फ़ौरन शिकायत दर्ज हो जाएगी। किसी ने अमले के किसी फ़र्द ने आपसे कि पैसे तो डिमांड नहीं किए थे, जहाँ आपने ज़रा सा कहा कि हाँ जी 200 रुपये भी डिमांड किए थे, तो फ़ौरन शिकायत दर्ज हो जाएगी। हम कोई बड़ी बात तो नहीं करते, लेकिन सो मच सो कि हमने इस प्रोग्राम के तहत लोगों के 15 रुपये तक वापस करवाए हैं। वो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया है कि इसमें हमें यकीनन शुरू में कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मैं सारे शहरियों से, सारे अपने लवाहिकीन, अस्पताल के मरीजों, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हेल्पलाइन के ज़रिए 0800090009 के ज़रिए, हमारे प्रोग्राम की जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए हमें बताइए। जहाँ भी कोई ख़राबी हो, कोई कमी बेशी हो, कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हो, आप और हम एक टीम हैं, हमने मिल के इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। और जहाँ कमी बेशी होगी इंशाल्लाह मिल के दुरुस्त करेंगे। ठीक है अरशद साहब, एक तो सर ये बता दीजिएगा कि मार्च की 31 तारीख तक बताया जा रहा है कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉल हो जाएगी, फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी पूरे मुल्क में, सिंध के अलावा। सिंध में थरपारकर का इलाका इसमें शामिल है। इस हवाले से कमेंट कर दें। और एक मरतबा फिर मैं थोड़ा रिफ्रेश करना चाहती हूँ कि जिन बीमारियों का इस पर इलाज हो पाएगा, अमराज कल्ब इसमें शामिल है, डायबिटीज़ इसमें शामिल है, हादसाती चोटें जो लग जाती हैं, सड़क का हादसा है, हड्डियों की टूट फूट, जलने का इलाज, इसाबी निज़ाम का इलाज इसमें होगा, गुर्दों का इलाज और पैवंदकारी शामिल है, कैंसर है, थैलीसीमिया है, यरकान है, और इसके अलावा मैटरनिटी के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें वो भी हमें बता दें। और आपने कहा कि अब चूँकि इसका दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी हो गया है, तकरीबन पूरे मुल्क में इसका दायरा कार जो है वो अब ये फैल चुका है, तो यकीनन कुछ चैलेंजेस की तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। कौन से ऐसे चैलेंजेस और हैं जो इस वक्त आपको दरपेश है और उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया? मैं गुजारिश करता हूँ नाहिद के, पहले जो आपने सवाल किया, देखें 31 मार्च तक पूरे पंजाब में से रोल डाउन कर लिया जाएगा। तो तकरीबन
31 मार्च को हम ये कह सकेंगे ऑन द सेफ साइड कि 18 करोड़ पाकिस्तानी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आने वाले दिनों में जब बलूचिस्तान हुकूमत अगले 2 से 3 महीने में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही है तो ये तादाद मजीद बढ़ जाएगी, 19 करोड़ हो जाएगी। और आने वाले दिनों में जब सिंध इसका शामिल हो जाएगा, मुझे अच्छी उम्मीद है कि सिंध हुकूमत भी अच्छे तरीके से इस पर गौर करेगी। लेकिन सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम के नीचे हक हासिल है कि वो जो भी अपने शहरियों के लिए मुनासिब समझें तरीक़ाकार इख्तियार करें। लेकिन जितनी मेरी उनकी लीडरशिप से मुलाकात हुई है, हाईएस्ट लीडरशिप से मुलाकात हुई है, तो वो काफ़ी इस मामले में हम ख्याल नज़र आते हैं। लेकिन इस पर गौर करना उनका हक है, और जिस तरह मुनासिब समझे फैसला करना भी उनका हक है। मैं कहने दीजिए, जहाँ तक आपने बीमारियों का जिक्र किया, माशाल्लाह आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा वसी हो गई नाहिद, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मुँह से तमाम बीमारियों का नाम सुन के। पर एक लाइटर नोट पे थोड़ी सी मैं भी एक शरारती कमेंट करना चाहूँगा। आपने जो जहाँ बीमारियों की लिस्ट का नाम लिया तो आपने कहा जलने का इलाज। जलने का इलाज नहीं है इसमें, जल जाने का इलाज है। जलने का इलाज तो आपको पता है बड़ा ही मुश्किल होता है। तो तमाम बीमारियां, चाहे वो कार्डिक हों, न्यूरोलॉजी हों, आर्थोपेडिक हों, मैटरनिटी हो, तमाम चीज़ें इसमें कवर हैं। अगर मैं बहुत ही आसान इस सारे गुफ्तगू को एक जुमले में समेटना चाहूँ, में तमाम ही बीमारियों का इलाज इसमें जलने का इलाज इसमें बड़े महंगे इलाज ट्रांसप्लांट शामिल नहीं थे। ये जरा फरमा दें कि इसमें नफ्सियाती बीमारियों का इलाज भी शामिल है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा शहजाद साहब आपने कमेंट किया है। नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज जो है वो आने वाले दिनों में इस पर शामिल करने पे गौर किया जाएगा। यह नफ्सियाती बीमारियों का इलाज खुद भी करना पड़ेगा मेरा ख्याल है हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरशद कायम कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नासरीन, शहजाद जिस तरह उन्होंने कहा कि जलने, वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर बिला वजह तनकीद होती है, ये उस तनकीद का एक जवाब है कि आवाम के लिए काम किया जा रहा है। जहाँ एहसास प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर आवाम के लिए उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस एक इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है जिससे यकीनन पूरे पाकिस्तान के आवाम जो है वो यकीनन इससे फ़ायदा उठाएंगे। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। इसके साथ साथ नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।